हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस क्लास। और यह प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम इसी मंथ में है या फिर आने वाले किसी भी मंथ में ट्रिपल सी का एग्जाम है तो यह सीरीज जो होगी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज होगी, क्योंकि इस सीरीज में डेली 30 MCQ कंप्लीट किए जाएंगे और यह वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया जाएगा यूपीसीआई एसएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए आप लोगों का अगर ट्रिपल सी का एग्जाम हाल ही में है या फिर आने वाले किसी भी मंथ में है तो इस सीरीज के साथ जुड़े और यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने ट्रिपल सी का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या फिर चैप्टर वाइज जीएमसीक्यू कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रिपल सी के चैप्टर वाइज जीएमसीक्यू कंप्लीट करने हैं, फिर ट्रिपल सी की प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट करनी है। अगर इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस लेसन से आया है और आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। आपको ये भी नहीं लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी का जो सिलेबस है थोड़ा बड़ा सिलेबस है जिसमें टोटल 10 चैप्टर होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लियर करने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। अगर इस तरीके से ट्रिपल सी की तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है यह लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है मैक्स B1:B3 प्लस मिनिमम B1:B3 का परिणाम क्या है, जहाँ पर B1 = 5, B2 = 2, B3 = 7 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो मैक्स फार्मूला है, मैक्स फार्मूला क्या करता है, सबसे बड़े नंबर को काउंट करता है और जो मिन फार्मूला होता है सबसे छोटे नंबर को काउंट करता है। तो यहाँ पर हम पहले इस वाले पार्ट को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है मैक्स, मैक्स का मतलब सबसे बड़ा नंबर। B1 में कौन सा नंबर है, 5, तो यहाँ पर हमको 5 लिख लेना है। फिर यहाँ पर दिया B3, B3 में क्या है, 7 है, तो यहाँ पर हमको 7 लिख लेना है। जब हम इतना फार्मूला टाइप करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 लिख लेना है। फिर इस वाले पार्ट को हल करना है। तो यहाँ पर मिन दिया गया है B1 में क्या है, 5, B1 में 5 है और B2 में दिया गया है 2, तो B2 में 2 दिया गया है तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पर हमको 2 लिख लेना है। अब यहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर 7 + 2, 7 + 2 हमको ऐड कर देना है तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है सबसे बड़ा नंबर हमको निकालना है, फिर सबसे छोटा नंबर निकालना है और बाद में हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में काम कर रहे हैं वहां पर सबसे अधिक हम कितना जूम कर सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3000% तक हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेज को जूम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क से आएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर से और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम होता है 3000% और वही अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम होता है 600%। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम जूम होता है 400%। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम 3000% होता है और लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम 600% होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम 400% तक होता है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के बारे में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना है, 3000% तक होता है। चलिए इसका यहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करेंगे, यहाँ पर रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यस इंप्रेस। यहाँ पर यस इंप्रेस टाइप कर लेंगे और हमारे सामने यस इंप्रेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो गया है और यहाँ पर हमको जूम साइज देखना है। तो जो जूम साइज होता है नीचे स्टेटस बार में दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग स्टेटस बार देख पा रहे होंगे, ये हमारा जूम साइज है। जब हम पेज को जूम करेंगे तो यहीं पर जूम साइज दिखाई देगा। तो टोटल हम कितना जूम कर रहे हैं, 3000 तक हम अपने
पेज को जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैक्सिमम कितना है 3000 और मिनिमम अगर पूछा जाए तो मिनिमम हमारा इसमें 5 होता है। मिनिमम पेज को हम 5% तक जूम कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा, स्टेटस बार में दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्प्रेस में अगर किसी भी पेज को जूम करना हो तो कहाँ पर जाते हैं, स्टेटस बार में जाके वहाँ से हम पेज को जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो रीयूजेबल दिया गया है इसका मतलब होता है दोबारा से इस्तेमाल करना, यानी कि दोबारा इस्तेमाल करने योग्य जो हों वो हमारे रीयूजेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी हैं, तभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है तथा लेजर से ही मिटाया जाता है, और इसी ऑप्टिकल स्टोरेज के द्वारा सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मीडिया में डेटा को लिखा जाता है। यानी कि जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती हैं इसमें डेटा को लिखा जाएगा, डेटा को पढ़ा जाता है और डेटा को मिटाया जाता है, और इसी डिवाइस की सहायता से सीडी और डीवीडी में डेटा को लिखा जाता है। तो यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम में ये चारों से फुल फॉर्म भी आते हैं कि चारों के फुल फॉर्म क्या हैं। अगर रोम का पूछा जाए तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। यहाँ पर सीडी का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होता है, और डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में CDRW दिया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल CD RAW का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CD RAW। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस CD RAW होती है जिसमें डेटा को लिखा और पढ़ा जाता है तथा उसमें डेटा को मिटाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गया है सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा नीचे दिखने वाले अक्षरों की संख्या क्या कहलाती है। यानी कि जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट अगर थोड़ा सा नीचे दिखाई दे तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, या फिर हम उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, या फिर हम सुपर टेक्स्ट कहते हैं, या फिर हम टॉप टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा नीचे दिखने वाले अक्षरों की संख्या क्या कहलाती है, सब स्क्रिप्ट कहलाती है। अब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है, अगर आप लोगों ने DTS सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा हम सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर लिखा A², तो A² जो हमने लिखा है टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा हमारा लेटर लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। और लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट भी पूछी जाती है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट Ctrl+Shift+P होती है, Ctrl+Shift+P सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट Ctrl+Shift+B होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो भी चीज़ें ऊपर दिखाई देती हैं इस तरीके से वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है, और जो भी चीज़ें नीचे दिखाई दें कुछ इस तरीके से ये हमारा सब स्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा नीचे दिखने वाले अक्षरों की संख्या क्या कहलाती है, सब स्क्रिप्ट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना क्या कहलाता है। अगर कंप्यूटर हमारा ऑन है और फिर से हम उसको स्टार्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं, लॉगिन ऑफ कहेंगे, या कोल्ड बूटिंग कहेंगे, या फिर हम शट डाउन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वार्म बूटिंग। अगर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट है दोबारा से हम उसको स्टार्ट कर दें तो वार्म बूटिंग होगा, यानी कि दोबारा से स्टार्ट करेंगे उसको हम रिस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर वार्म बूटिंग की प्रक्रिया होती है। अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन है और उसको हम ऑन कर दें तो उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कभार कोल्ड बूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो कोल्ड बूटिंग का मतलब ये, अगर हमारा कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है और उसको हम स्टार्ट कर दें तो हमारा कोल्ड बूटिंग की प्रक्रिया होगी। अगर कंप्यूटर चल रहा है और उसको हम स्टार्ट कर दें तो
वह हमारी वार्म वोटिंग की प्रक्रिया होगी। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करना क्या कहलाता है, वार्म वोटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो आईओटी में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखता है। यानी कि यहाँ पर ऐसी कौन सी लेयर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और आईओटी में वैश्विक का ध्यान रखता है। तो यहाँ पर जो आईओटी दिया गया है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ध्यान रहे, आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईओटी में कितनी लेयर होती हैं। तो आईओटी में कितनी लेयर होती हैं, हमारी 7 लेयर होती हैं। चलिए यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और एक इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं आईओटी लेयर्स की। तो यहाँ पर आप लोग आईओटी लेयर्स के सारांश के बारे में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आईओटी में 7 लेयर होती हैं, जिसमें 7 लेयर का सारांश दिया गया है और ये टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे कि पहली लेयर जो है हमारी प्रिस्पेशन लेयर होती है, जो डेटा को कलेक्ट करने का काम करती है, यानी कि सेंसर के माध्यम से डेटा को कलेक्ट करती है, प्रिस्पेशन लेयर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर जो होता है डेटा ट्रांसफर और नेटवर्क, यानी कि यह डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। एज लेयर जो होता है यह डेटा को प्रोसेसिंग तथा फिल्टरिंग करने का काम करता है। और डेटा प्रोसेसिंग लेयर जो होता है यह डेटा स्टोरेज, एनालिसिस एंड क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग करता है, जो डेटा प्रोसेसिंग लेयर होती है। और एप्लीकेशन लेयर जो है यह एंड यूजर एप्लीकेशन पर काम करती है। बिजनेस लेयर बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड काम करती है। सिक्योरिटी लेयर यह सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी का ध्यान रखती है। तो आईओटी में टोटल 7 लेयर होती हैं। यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। और कौन सी लेयर होती है, नेम भी पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आईओटी से तो आता ही है और ओएसआई से भी पूछा जाता है कि ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं। तो ओएसआई में भी 7 लेयर ही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, सेशन लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हो गई। तो ओएसआई में टोटल 7 लेयर होती हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएसआई में सबसे पहली लेयर कौन सी होती है। तो सबसे पहली लेयर जो होगी फिजिकल लेयर होगी। आप लोग ऊपर से मत काउंट करना, फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है। और सबसे लास्ट वाली लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर होती है, जो 7 नंबर पर है। आप लोगों को ये याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम पर आपको कोड याद कर लेना है APSTNDP। APSTNDP ये कोड आप लोगों को याद रख लेना है। ए का मतलब होता है एप्लीकेशन लेयर, पी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन लेयर, एस का मतलब सेशन लेयर और टी का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, एन का मतलब नेटवर्क लेयर, डी का मतलब डेटा लिंक और पी का मतलब फिजिकल लेयर होता है। क्योंकि SSC एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में कौन सी हमारी लेयर आती है, तो प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगी, अगर आप लोग इस तरीके से याद करते हो। यह फिर पूछा जाता है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बाद कौन सी लेयर है, तो हमारी हो जाएगी नेटवर्क लेयर, यहाँ पर हो जाएगी। और यह भी पूछा जाता है कि सबसे बीच में कौन सी लेयर होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। यानी कि किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आईओटी में कितनी लेयर हैं और यहाँ पर ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आईओटी वैश्विक में सेवाओं का ध्यान रखता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो नेटवर्क लेयर होती है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है जो आईओटी में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क लेयर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा। जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मान लो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं, तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिया। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो किस सिंबल से शुरुआत करेंगे, तो हम इक्वल सिंबल से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर 5 को हम 0 से डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, #do/.
/0 और यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट होगा। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट ए आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा? #do/0। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल छूट गया कुछ इस तरीके से, ये आपको याद रख लेना है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है कि IoT उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका है। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अगर IoT उपकरणों का जिक्र किया जाए तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? क्योंकि जो IoT उपकरण होते हैं यह हमारे स्मार्ट होते हैं और कनेक्टेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बोथ ए और बी दोनों हमारे क्या हैं? तरीका है IoT उपकरणों का जिक्र करने के लिए। तो IoT उपकरण जो होते हैं इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं और यह स्मार्ट होते हैं, किसी भी काम को स्मार्ट तरीके से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है विंडोज 10 में विंडोज की +i शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम विंडो 10 यूज कर रहे हैं, वहां पर कीबोर्ड से हम विंडो की +i शॉर्टकट अगर प्रेस करें तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, या फिर हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा, या फिर सेटिंग का विकल्प ओपन होगा, या फिर ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर हम कीबोर्ड के साथ विंडोज की +i की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सेटिंग का विकल्प ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, मान लो हम अभी स्क्रीन पर हैं, यहाँ पर हम विंडो के साथ i बटन प्रेस करेंगे, तो विंडो के साथ i बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विंडोज की के साथ अगर आई हम प्रेस करते हैं तो क्या ओपन होगा? सेटिंग का विकल्प ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है IoT में इकाई हैं, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन कौन सी इकाई होती हैं? उसमें बिजनेस होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं और गवर्नमेंट्स भी होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। IoT में जो इकाई होते हैं बिजनेस हैं, कंज्यूमर हैं, गवर्नमेंट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम हो जाएगी। रैम RAM, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो रैम भी प्राइमरी मेमोरी है। और यहाँ पर जो रोम आ जाए तो रोम भी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। और यहाँ पर जो हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दिया गया है, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो रैम मेमोरी क्या है? रैम मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है और इसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है, अगर कंप्यूटर ऑन है और लाइट अगर अचानक चली जाए, हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए, तो रैम मेमोरी पर जो भी डेटा होता है वह डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो रैम मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी का साइज किस पर निर्भर होता है? यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी होती हैं इसका साइज किस पर निर्भर करता है? डेटाबेस पर, या फिर डिस्क स्पेस पर, या फिर एड्रेस लाइंस पर, या फिर ये सभी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एड्रेस लाइंस हो जाएगा, यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी होती हैं इनका साइज एड्रेस लाइन पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस तकनीक सबसे आसान तरीके से मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है? यानी कि अगर हमें मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाना है तो सबसे आसान तरीके से कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी? वाईफाई का यूज करेंगे, जिगबी का यूज करेंगे, ब्लूटूथ का यूज करेंगे, नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिगबी। यानी कि वाईफाई और ब्लूटूथ के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक उसी तरीके से जिगबी आती है, जिसकी सहायता से हम नेट कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जिगबी क्या है? ये भी एक वायरलेस तकनीक होती है और इसका यूज मेश आर्किटेक्चर बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिगबी, और जिगबी का यूज IoT में भी किया जाता है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिगबी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
2 गीगाबाइट के बराबर है, यानी कि 2 GB के बराबर इसमें क्या हो जाएगा। तो 1 GB में कितना डेटा मिलता है, 1024 मिलता है, तो 2 GB में कितना हो जाएगा, 2048 हो जाएगा, यानी कि 2048 MB हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि GB अगर पूछा गया है तो GB यानी कि 1 GB में 1024 MB डेटा आता है, और यहाँ पर 2 GB के बारे में पूछा गया है तो 2048 मेगाबाइट हो जाएगा, यानी कि 2048 MB हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है कि पावर ऑफ कर देने पर यह मेमोरी अपना डेटा खो देती है, यानी कि अगर हमारा कंप्यूटर चल रहा है और डायरेक्ट हम पावर बंद कर दें तो कौन सी मेमोरी डेटा को डिलीट कर देती हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो डायनेमिक मेमोरी होती हैं, या फिर वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, या फिर स्टैटिक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे रैम मेमोरी हो गई, रैम मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर रैम मेमोरी पर डेटा है, हमारा कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए या फिर हम पावर ऑफ कर दें तो रैम मेमोरी से डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे पावर ऑफ कर देने पर कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह वोलेटाइल मेमोरी डिलीट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर वोलेटाइल मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी हमारी रैम मेमोरी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है, यानी कि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो वेबसाइट को सुरक्षित करता है, यानी कि वह वेबसाइट सुरक्षित होती है और उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि HTTPS जिस भी वेबसाइट में लिखा हो वह वेबसाइट हमारी सुरक्षित होती हैं। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस का मतलब सिक्योर, ये वेबसाइट हमारी सुरक्षित होती हैं। जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, अगर वहां पर हम अपनी डिटेल फिल करते हैं तो हमको ये याद रख लेना है, जो वेबसाइट का URL होता है सबसे शुरू में ही इस तरीके का प्रोटोकॉल दिया होगा। अगर उस वेबसाइट के URL में HTTPS लगा है तो वह वेबसाइट हमारी सिक्योर होती हैं, सुरक्षित होती हैं, वहां पर हम अपना डेटा फिल कर सकते हैं। अगर उसमें यस नहीं लगा है, केवल HTTP है, तो वह वेबसाइट हमारी सुरक्षित नहीं होती हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। HTTPS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और यस का मतलब सिक्योर यानी सुरक्षित। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम यूजर आईडी के नाम से जानते हैं, या टाइम स्टैम्प के नाम से जानते हैं, या फिर URL के नाम से जानते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वेबसाइट का एड्रेस है तो उसको हम URL बोलते हैं, और URL का फुल फॉर्म भी आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का फुल फॉर्म होता है। तो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा, URL होगा, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कह सकते हैं, क्योंकि URL का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई, यानी कि जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है इसकी शुरुआत कब की गई, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत 19 फरवरी 2018 को की गई। 19 फरवरी 2018 को फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की गई। एक क्वेश्चन और आता है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत 19 फरवरी 2018 को नैसकॉम के द्वारा की गई, और नैसकॉम का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। यह क्या है, नैसकॉम है, और इसने फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की थी। अब इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल क्लास में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने CCC का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है कि जिग्बी निम्नलिखित में से किस मानक पर आधारित है, यानी कि जो जिग्बी है ये किस मानक पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IEEE
802.15.4 ये क्या है, एक मानक प्रोटोकॉल है जिस पर जिगबी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें पूछा गया है स्टोरेज के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, स्टोरेज के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, जीबी होती है या फिर केबी होती है या फिर एमबी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टोरेज के लिए सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग यूज भी करते हो और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आप लोगों को कमेंट करना है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछा गया है कि जब कंप्यूटर शुरू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से लोड किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे। यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम शॉर्टकट में ओएस के नाम से जानते हैं, यह डिस्क में लोड किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बूट स्ट्रैप। क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो वहां पर बूटिंग की प्रक्रिया होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह डिस्क में लोड होता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर ऑन हो पाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। और जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर बूटिंग की प्रक्रिया होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है कि जब कंप्यूटर शुरू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से लोड किया जाए तो उसको बूट स्ट्रैप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी के माध्यम से शुरू किया गया। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BSNL। BSNL ये कंपनी थी जिसने भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किया। और इसका फुल फॉर्म BSNL का पूछा जाता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL का फुल फॉर्म है। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL का फुल फॉर्म होता है। और इसी कंपनी ने भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें पूछा गया है वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है। यानी कि जो भी वेबसाइट होती हैं उसका जो पहला पेज होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम पेज। यानी कि जो भी वेबसाइट होती हैं उसका जो पहला पेज होता है उसको होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें पूछा गया है आईओटी में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यानी कि आईओटी में सबसे ज़्यादा कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जिगबी प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा। EXMP प्रोटोकॉल जो है ये भी हमारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। EXMPP प्रोटोकॉल भी यूज किया जाता है। MQTT प्रोटोकॉल जो है ये भी प्रोटोकॉल आईओटी में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईओटी में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल होता है MQTT, जिगबी, EXMPP होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आईओटी में यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है और वहाँ पर दो विकल्प ना दिए गए हों, केवल MQTT दिया गया हो, तो वहाँ पर MQTT ही होगा। अगर मान लो वहाँ पर FTP दिया गया या फिर TCP दे दिया गया तो वहाँ पर आप लोगों को FTP और TCP नहीं लगाना, वहाँ पर MQTT लगाना है। अगर इन तीन में से कोई भी एक ऑप्शन मिल जाए तो आपको वहाँ पर टिक करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम काम कर रहे हों और सेल के लेफ्ट साइड में जाना हो तो वहाँ पर कौन सी कुंजी यूज करेंगे। जैसे कि इस तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क की सीट होती है, वहाँ पर बहुत सारी सेल होती हैं। मान लो यहाँ पर बहुत सारी सेल हैं। अब हम इस वाले सेल में हैं और हमके पीछे आना है, इस सेल के पीछे आना है, प्रीवियस आना है, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए कीबोर्ड से हम शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं और पीछे आ जाएंगे। अगर हम केवल टैब प्रेस करेंगे तो हम अगले सेल में जाएंगे। अगर पीछे आना हो यानी
लेफ्ट साइड में तो हम शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों के डाउट भी दूर हो जाएं। तो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिया। जैसे कि यहाँ पर हैं, अगर हमको नेक्स्ट जाना है ना कि अगले सेल में जाना है तो कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। अगर हमको पीछे आना है ना कि लेफ्ट सेल में आना है तो हम शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे और हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अगर लेफ्ट साइड में जाना है तो उसके लिए हम शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया है इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है। यानी कि यहाँ पर जो www दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या था। यानी कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो आर्ची दिया गया है, आर्ची इंटरनेट का पहला सर्च इंजन है और इसको 10 सितंबर 1990 को लॉन्च किया गया। 10 सितंबर 1990 को आर्ची सर्च इंजन को लॉन्च किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा, आर्ची है और इसको 10 सितंबर 1990 को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें पूछा गया है फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। यानी कि जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि नैसकॉम के द्वारा फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की गई। कब, 18 फरवरी 2018 को किया गया। इसके बारे में तो अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया। 18 फरवरी 2018 को फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हुई और नैसकॉम के द्वारा शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर नैसकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ये नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी संस्था के माध्यम से फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा गया है टीसीपी आईपी किससे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल होते हैं या किससे जुड़े होते हैं। और ट्रिपल सी एग्जाम में टीसीपी आईपी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ध्यान रहे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का है, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी आईपी किससे जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट से। यानी कि टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल हैं यह इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इंटरनेट जहां पर भी यूज होगा वहां पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है। तो एनालॉग जो दिया गया है ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, बाइनरी कोड ये भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, चिप भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। अगर कंप्यूटर में चिप नहीं होगी तो कोई भी डेटा हम नहीं स्टोर कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो सिम है, सिम हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस क्लास 1 में टोटल हमने 30 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम 30 एमसीक्यू और कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।